नमस्कार मित्रों। आज के बातों बातों में कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत प्रतिभाशाली युवा रंगकर्मी और अभिनेता को हमने निमंत्रित किया है। बेहद ऊर्जावान और भोपाल में लगभग 18-20 वर्ष रंगमंच के क्षेत्र में जुड़े रहकर अब बम्बई की ओर पिछले 2-3 वर्षों से रुख किया है और वहाँ पर अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर अपना एक संसार बनाने में वो लगे हुए हैं। प्रखर सक्सेना उनका नाम है और एक अच्छे रंगकर्मी के रूप में, एक अच्छे कलाकार के रूप में उनको भोपाल अच्छी तरह जानता है। भोपाल में बहुत सारे वरिष्ठ रंगकर्मियों के साथ उन्होंने काम किया है। मैं आज जो हमारे इस कार्यक्रम के बातचीत में साक्षी बनने वाले हैं उनकी मैं सबका स्वागत करता हूँ। रश्मि जी, आप आई, आपका बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत है। नमस्कार। सुंदरलाल जी, आपको भी नमस्कार। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो तो आ चुके हैं। लोकेन भैया, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अशोक सक्सेना जी प्रखर आ चुके हैं तो मैं उनको जोड़ लेता हूँ। हालांकि उनको 7:05 पर जोड़ना चाहिए, पर ये 2 मिनट भी मैं उनसे ले लेता हूँ और हमारी बातचीत जितनी जल्दी शुरू हो जाएगी उतनी ज़्यादा होगी, ये बात है। सुरुचि जी, आपका भी नमस्कार। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रखर, आवाज आ रही, दिख नहीं रहे हो, बस वो एक चक्र घूम रहा है और वो हम लोग को जोड़ने की तैयारी में है। नेटवर्क का थोड़ा सा कुछ विषय होगा छोटा मोटा। मुझे तो आप दिख रहे हैं प्रॉपर। अच्छा, यहाँ पर लेकिन अ, अभी खुलने को है, मतलब तेरा जी खुल जाए सिम सिम। मैं बल्कि चाहता हूँ कि तुम दिखो जल्दी से। कितना समय हो गया भोपाल तुमको गए हुए और मिले हुए भी मुझे। तो यहाँ पर हमारे सब लोकेन भाई साहब आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, लोकेन त्रिवेदी जी। हाँ, अब तुम दिखे हो। यस, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है। ठीक। ठीक है। वो आप किसी का आपने मुझे। कॉल आ रहा किसी का कॉल आ रहा था, इस वजह से शायद वो बीच में वो हो गया हाँ। था। हम्म। उसको अगर वाईफाई होता है तो फिर हम लोग हवाई मोड में कर देते हैं। केजी चच्चा भी यस है यस। आपका, आपके सब तो गुरुजन मैं भी आपको दुआ फ्लाइट देने मोड पे यहाँ कर देता उपस्थित। हूँ मैं। हाँ, वाईफाई से जुड़े फ्लाइट हो मोड ना? पे नहीं, वाईफाई से नहीं जुड़ा हूँ, बट मैं फ्लाइट मोड में कर दूंगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, फिर वो नेट कट जाएगा। तो वो सिम ऑफ कर हम्म। दो, सेटिंग में जाके अच्छा। सिम ऑफ कर दो। हाँ, ओके ओके। ये है। केजी सर, आपका भी स्वागत है। प्रथमेश, विप्लव, अरे कि सब सारे साथी प्रखर के लिए आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। प्रखर फिर आएंगे लौट के, ये अपना कनेक्शन बंद करके आएंगे, नहीं तो फोन आते रहेंगे। हमने तो अपने मोबाइल को इसीलिए जहाज वाले मोड पर कर दिया। प्रज्ञा, आपका स्वागत है। सभी ये सब, रामरथ पांडे जी आपका स्वागत है। कृति मिश्रा आपका स्वागत है। प्रखर अभी बस लौट के आ रहे हैं वापस। कटोच, कटोच जी, वो तो प्रखर के लिए आज का स्पेस सुरक्षित है। आप उस बातचीत की साक्षी होइए।
हम्म। यह एक ऐसा अवसर भी है कि प्रखर से भोपाल के साथ ही बहुत दिनों बाद मिलेंगे, क्योंकि ये लंबे समय से यहाँ लगभग 6-7 महीने तो लॉकडाउन हुए ही हो गया। ये कलाकार वहाँ बम्बई में ही लगातार बने हुए हैं, लेकिन ये है कि अब वहाँ पर कामकाज का सिलसिला शुरू हुआ है तो फिर से इनकी व्यस्तता उस तरह से बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि बुलावा किसी भी समय आ सकता था, इसलिए स्वाभाविक है कि वहाँ बने रहना जरूरी था। कटोच जी को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि उनको विजुअली मैं ले नहीं पाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कटोच जी इनके साथ हों प्रखर के, इसलिए। फिर से आने का इंतजार उनके प्रखर के। कुछ तकनीकी व्यवधान होगा, कुछ जुड़ने में समस्या छोटी मोटी आ रही होगी। कालूराम जी आपका स्वागत है, पीता गडकरी जी आपका स्वागत है, गौतम पाठक जी आपका स्वागत है। हाँ देखिए, वो लोकेश भैया वो आ रहा है लौट के, मैंने कहा सिम बंद करके आ जाओ, क्योंकि उसके फोन आते रहते। लोकेश भैया आपने कारण जी पर बहुत अच्छी टिप्पणी की है, वो मैंने पढ़ी, उसको बहुत आनंद आया। और वो प्रसंग भी जो आपने वहाँ वहाँ का जो बताया था, एनएचडी में जो आप सब मित्र लोग गए थे, वो कुछ बैठक कर रहे थे, क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, तो मुझे याद आया कि बड़ा कॉमन आज के समय में मिलने जुलने पर ही बड़ा कॉमन सवाल होता है, क्या चल रहा है। इसके मैं गहरे विश्लेषण में भी जाना चाहता हूँ, एक आध राइटअप लिखते हुए। तो हाँ कैसा लग रहा है आपने मुझसे पूछा था कारण जी से कैसा लग रहा। अभिषेक भार्गव जी आपको भी नमस्कार। पांडे जी आपको भी नमस्कार। लोग वैसे कविता है ना, वो चला गया एक विचार की तरह, वो हम उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश कश्यप सेंटर, आकाश कश्यप, मुश्किल है आकाश जी को से बात करना, क्योंकि इंतजार तो प्रखर का कर रहा हूँ, प्रखर से बातचीत होना है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे याद है महावीर प्रसाद, बिल्कुल। अभिषेक याद है, याद। महावीर प्रसाद तो मेरे लिए उस तरह की वो डेविड धवन की फिल्म टाइप की हो गई है। वो बहुत अपने आप में इतना सफल और पसंदीदा नाटक है, जबकि वो मुझे कई बार लगता है कि मैंने कोई बहुत खास काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको देखने वाले, पसंद करने वाले, और खासतौर से जितने लोगों तक वो पहुंचा है यूट्यूब में, उसको देखने वाले काफी हैं। लेकिन आप सबके होने से उस नाटक की जान, ये खुद प्रखर ने उसमें एक छोटा सा रोल किया, वो भी मुझे याद है। वरना नहीं भैया, अब मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप ठीक हाँ हाँ आप ठीक है सर।
हाँ, लोकेन जी पूछ रहे थे कि कहाँ चले गए एकदम। हाँ सर, ये एक्चुअल में ये सब फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसका उतना एक्सपीरियंस था नहीं, इसलिए अभी थोड़ा सा कुछ कुछ लोगों के फोन आ रहे थे, मैंने अपना फोन म्यूट कर दिया है और अभी मैं रिसीव नहीं करूंगा किसी का फोन। तो हाँ, वो जरूर। अभी आपको दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आप ये ऐसा चलने दीजिए। बहुत ठीक है। और ये थोड़ा सा ऐसे, हाँ, सेट कर लो फ्रेम, जैसे मैं दिख रहा हूँ। और इस तरह से बातचीत अपनी शुरू होगी। ठीक, कंफर्टेबल हो, शुरू करें। फोन फोन आ रहे हैं। नहीं नहीं, फोन भोपाल अब नहीं भोपाल आएंगे। हाँ, भोपाल के बहुत सारे साथी आपके यहाँ जुड़े हुए हैं, उनके नाम सबके आप पढ़ते जाओगे, जी सर। पहचानते जाओगे। जी बिल्कुल सर। सादर चरण स्पर्श सर, लोकेंद्र सर, मेरे गुरुदेव श्री केजी चच्चा, आप सभी को बहुत धन्यवाद इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए सर के साथ। और मैं सादर नमस्कार प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं सुनील सर को। और इस संकट काल में जहां दैत्य सम्राट कोरोनासुर कोविडासुर का अतिक्रमण है, एक तबाही मची हुई है, ऐसे काल में ऊपर वाले से ये विनती करता हूं कि ऐसी तबाही दोबारा ना मचे और आप सभी लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। इसमें क्या है मजेदार बात कि लगभग हर सदी में एक ऐसा बड़ा कोई संकट आता है, और उस समय जो पीढ़ी जी रही होती है उसको, वो उसकी साक्षी होती है। जैसे जब हिटलर का जी संहार हुआ था, तो उस समय जो पीढ़ी रही होगी वो साक्षी रही होगी। उसके जी बाद फिर उसके बाद जो लोग आए उनके लिए वो कथा बन गई। तो जी इसी तरह जो अब इस काल के बाद जिन जो लोग जन्म लेंगे, बड़े होंगे, उनके लिए कोरोना एक कहानी बनेगी, जो हम आप सब लोग बुढ़ापे में सुनाया करोगे उनको कि कोरोना भी आया था, जिसने इतना मुंशी सब नष्ट प्रेमचंद जी कर की दिया। कहानियों में। तो ये सब अनुभव है जीवन के, और ये ईश्वर ही प्रदान करता है समय समय पर आदमी को, इंसान को। अभी आप बताओ, बंबई में आप लगातार 6-7 महीने फंस गए, तो क्या क्या करते रहे, कैसे ये समय व्यतीत हुआ? सर मैं, समय वैसा ही व्यतीत हुआ जैसा हर एक का हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस संकट काल में भी जहां लॉकडाउन चल रहा था कंटिन्यू, बिजनेस वाले का काम चल रहा था। किराने की दुकान वाले की कमाई थोड़ी थोड़ी जो भी है हो रही थी। मेडिकल वाले हम्म। अच्छा खासा उनका काम चल रहा था। नौकरी वाले भी जो है घर बैठे नौकरी कर रहे थे, भले उनको आधी पेमेंट मिल रही होगी, 30 की जगह हम्म। 15 मिल रही होगी या 10 मिल रही होगी, लेकिन नौकरी जारी थी उनकी। हाँ। केवल एक कलाकार ही है, या कलाकार में भी हम्म। अगर बात करें तो केवल एक अभिनेता है जो पूरी तरह से खाली था, और अभी भी लगभग वैसी स्थिति है। अब थोड़ा थोड़ा शूटिंग स्टार्ट हुई है, सीरियल्स की, फिल्म्स की, वेब सीरीज की, और मेरे पास भी कुछ फोन आए हैं, और अक्टूबर से मेरा स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वक्त हम्म। जो है बहुत बुरी स्थिति थी, और ऐसा पता नहीं था कि ये शूट, ये सारी चीजें कब स्टार्ट हो पाएंगी, क्योंकि अभिनेता का हाँ। काम है मंच पर परफॉर्म करना या कैमरे के सामने परफॉर्म करना। और कैमरा हाँ। तब चालू होगा जब शूटिंग होगी, शूटिंग जब चालू होगी जब सरकार से परमिशन मिलेगी, क्योंकि एक सेट बिल्कुल पर सही। कम से कम 100 से ज्यादा लोग रहते हैं, चाहे सीरियल हो चाहे फिल्म हो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो हर एक अभिनेता इसी इंतजार में था कि जल्द ही अच्छे दिन आए। हालांकि हाँ। ये अच्छे दिन अब आने लगे हैं। धीरे धीरे हाँ। लोगों के मन से एक कोरोना का भय खत्म होने लगा है, और जल्द ही बहुत अच्छे दिन भी आ जाएंगे पहले की तरह। यह है कि हम सभी को सुरक्षा एक बरतनी पड़ेगी अब जीवन भर। हाँ। ये एक बात है, एक समय के सबक भी है। इंसान जिस तरह से जी बेतहाशा आगे पीछे देखे बिना दौड़ा चला जा रहा था, हर तरीके की जी। चाह में, वो कहीं ना कहीं कुछ स्पीड ब्रेकर की तरह ही आके खड़ा हो गया। मैं और तो सर इससे 2 फिर, महीने के लिए अपनी सिस्टर। जी हाँ,
हाँ बोलो। अपनी अपनी सिस्टर के यहाँ चला गया था। 2 महीने मैं हाँ। वहां रहा और उसके बाद मेरी ऐसी आदत नहीं रही किसी के भी घर में, किसी के भी यहाँ इतना दिन रुकने की। हालांकि ठीक है, सब रिश्तेदार हैं, परिवार है, लेकिन फिर भी। हम्म। फिर उसके बाद मैं जून में मुंबई आ गया था वापस। फिर तब से मैं मुंबई में ही हूँ। हाँ और हाँ। अब जो है शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और एक वेब सीरीज का शूट मेरा अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है। और हम्म। सितंबर में भी कुछ प्रोजेक्ट हैं। हम्म। एक लोके भैया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के लिए ऑफर आया है और वो अक्टूबर और नवंबर में शूट होगी। और उसका शूट जो है मुंबई के अलावा एमपी में भी होगा। एमपी में इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में से किसी एक जगह पर होगा। तो अच्छा अच्छा। तमाम काम अब धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। और हम्म। सभी के अच्छे दिन आएंगे। बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है। जहां रात है वहां सवेरा भी है। लोके भैया कह रहे हैं ये दिन भी नहीं रहेगा, सही बात है। आप जो कह रहे हो ना वो बात बहुत मौजूद है कि अब लोगों ने इससे फाइट करने साधारण का मन क्षण बना स्पर्श लिया। लोगन सर। लोगों ने फाइट करने का मन बना लिया और लोग लड़ रहे हैं, मतलब जी जब बिल्कुल। बिल्कुल। अब अपने अपने काम से निकल रहे हैं, अपने सब काम कर रहे हैं, आपस में व्यवहार कर जी रहे हैं। नहीं तो ये सब बहुत बिगिनिंग में जब 10-15 ही दिन हुए थे उस समय तो ऐसा लगता था कि जैसे हम बाहर निकलेंगे तो काल नाच रहा है। कुछ कहीं कहीं जो कुछ कुछ घटनाएं जो जिसपे कुछ लोग दिवंगत हो गए तो लोग उनके परिवार वाले उनके पास नहीं जा रहे, डर के मारे कि पता नहीं क्या जी हो जाने बिल्कुल। वाला है। इस सारे भय से लोग निकल आए, ये एक अच्छी बात है। हाँ अब मतलब आप अगर आप चार चार निरोगी लोग बैठ के खाना खा सकते हो तो क्या किस बात का डर है। बिल्कुल। ये तो सर लॉकडाउन में तो ऐसा था कि मतलब मैं सिस्टर के था तो मैंने अब क्योंकि अब बैठे बैठे क्या करें। अब ऐसे हाँ फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ऐसी कुछ चीजें अपन डाल भी नहीं सकते वीडियो वगैरह बना के, क्योंकि एक नियम है, इंडस्ट्री के कुछ कायदे हैं, उनमें रहना पड़ता हाँ है। हाँ। और वो अच्छे भी हैं। तो मैंने घर ही में जो है अपने, मेरे घर में सिस्टर थी, भाई था और और भी दो एक लोग थे पहले से ही मौजूद। बाकी पूरी कॉलोनी सील्ड हो चुकी थी। तो मैंने घर ही घर हम्म। में जो है एक अपना एक कैरेक्टर बनाया। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना का ही अपना एक कैरेक्टर मैंने अपने अंदर धारण कर लिया। हम्म। और मैं रोज जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपनी सिस्टर को और जीजाजी को परेशान करता था कोरोना का रूप लेके। उस अच्छा टाइप अच्छा। में जैसे अभी आप बात कर रहे थे, वो दैत्य बाहर नाच रहे हैं और ये जो भी है जग हाँ रहे हैं। उसमें ये होता तो था ना इसी जैसे टाइप। हम लोग सरकारी नौकरी में हैं तो हमको बॉस बुला रहे हैं तो हमको बड़ा चिढ़ होती थी कि क्या हमारी जान लेना चाहते हैं। लुक भी असल में मैंने वैसे ही बना रखा है, थोड़ा सा कोरोना टाइप का। इधर से कुछ हाँ उचक रहा है, इधर से कुछ उचक रहा है, और वैसे ही वायरस का भी लुक है। सही सही बात है। लेकिन अब ये है कि लोग उस वायरस के साथ हाथ पकड़ के चल रहे हैं कि ठीक है तुम भी रहो हाँ हम भी रहते हैं। बिल्कुल कौन बिल्कुल जीतेगा सर, देखा ऐसा ही। ही होना भी चाहिए। इधर भोपाल को मिस करते हो, भोपाल याद आता है। बहुत याद आता है सर, लेकिन कुछ जैसे लोग जो बोलते हैं, एक जो बातें हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। कई हम्म। सारी खुशियां और तमाम जो मौज मस्तियां हैं वो मैं भोपाल में 2017 मार्च में छोड़कर पेटी में बंद कर कर आ गया था, एक गद्दा और 4 कपड़े लेके। हाँ। फिर गुरुओं के और माता पिता के, दोस्तों का साथ और ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ ऐसा माहौल बना कि 3 साल में ही जो है अभी अपना एक अभी फ्लैट ले लिया है मैंने। खुद का नहीं है बट एक अच्छी जगह पर रेंट पर ले लिया है। पहले तीन हाँ साल हाँ। में वर्सोवा में रहा और अब मलाड वेस्ट में आ गया हूँ, एकता नगर में। अच्छा अच्छा। हाँ। और अब 4 कपड़े लेकर आया था। अब घर में फ्रिज है, टीवी है, सारी चीजें हैं। बहुत तो सुंदर, ये सब आपके वो एक परिश्रम से है। प्रभाव रहा है वो ऊपर सब वाले आपकी का। मेहनत का फल है, दिन रात काम करने का फल है, उसका परिणाम है। हाँ सर, हर एक इंसान, मेरा मेरा ये मानना है सर, केवल मैं ही नहीं, हर एक इंसान के, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई जीव जंतु हो, हर एक के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष है। और है बिल्कुल। मैं अगर आप आध्यात्म पे विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, मैं करता हूं काफी हद तक। जी। मेरा ऐसा मानना है सर, इंसान जो बोलते हैं लोग 64,000 योनियों को पार करके कोई इंसान बनता है।
तो वो बात कहीं ना कहीं सत्य होती है। हम्म, हर एक चीज का अपना एक महत्व होता है। तो हाँ, यही सारी चीजें हैं सर कि वो जो है हम अपने कर्मों से इस जो भी है इस पड़ाव पर कहीं ना कहीं हम लोग पहुंच जाते हैं। तो हर एक जीवन के हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष है, हर एक लोग इंसान मेहनत करता है, लेकिन गलत तरीके से मेहनत करना या परिश्रम करना वो एक गलत बात होगी। एक तरीके से सारी चीज किए जाए, एक वो तो नियम है। में रहते हुए, क्योंकि इंसान हम्म, जितना अनुभव पाएगा, अनुभव हर कदम पर अनुभव मिलता है और हम्म। वो अनुभव ही आगे काम आता है। सुरेश अजनबी जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं पूरा परिवार देख रहा है तुमको। केजी हाँ, चचा कह रहे हैं मेरा खूब असल में तरक्की करो। कमेंट्स की ओर मेरा कम ध्यान जा रहा है। अपनी जो आपसे जो सवाल जवाब करने हैं उस पर ज्यादा ध्यान जा रहा है। बाकी और कमेंट्स में जितने भी लोगों की बधाइयां आ रही है उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, बड़ों को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। मैं सबके नाम लेता चलूंगा बीच बीच में, क्योंकि बीच आ, बिल्कुल बिल्कुल ये जी। है ना, नहीं तो ये सुरेश सब लोग। अजनबी सुरेश अजनबी जी मेरे ताऊजी हैं, हम्म, बड़े पापा जिसे बोलते हैं। और वे खुद भी हाँ। एक कवि हैं, हास्य कवि हैं, भजन गायक है, भजन निर्माता है। हम्म, और अभी अभी रिटायरमेंट उनका उनका हुआ है। वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे। हम्म, खैर, सजल है केजी चचा कह रहे बहुत आशीर्वाद है, तरक्की करो। चचा का तो और प्रज्ञा प्रज्ञा ने आपको थ्रिल किया है। चचा, थैंक यू सभी प्रज्ञा, लोग। सजल, थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। हाँ, यहाँ अब ये बताओ, यहाँ तो बहुत सारे नाटक किए, वहां पर थिएटर करने की कोई गुंजाइश है? सर गुंजाइश तो यहाँ थिएटर करने की बहुत है। हाँ, कई सारे लोग जो है अपनी अपनी जगहों से उठकर जैसे, हालांकि भोपाल अपने आप में संस्कृति का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश। हाँ। और वहां इंसान केवल थिएटर करके भी जीवन बिता सकता है, लेकिन कुछ हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर केवल थिएटर से जीवन। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि थिएटर से आप लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर थिएटर बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। ना के हम्म, बराबर तो खैर कहीं नहीं होता, आज के टाइम पर थिएटर हर जगह होता है। हम्म, तो ऐसी जगहों से यंगस्टर्स उठकर मुंबई आते हैं, वो यहाँ पर अपनी संस्थाएं बनाते हैं, यहाँ बनी हुई संस्थाओं को यहाँ पर लेकर आते हैं और हम्म, रंगमंच के माध्यम से यहाँ पर एक एक अपनी जो आर्थिक स्थिति है उनकी वो भी दूर होती है और काफी कुछ सीखने को उनको मिलता है। काफी कुछ जो वो अपने इलाके से सीख कर आते हैं वो बताते हैं। तो रंगमंच का यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है, हर चीज का स्कोप है, क्योंकि मुंबई को सर माया नगरी ऐसे नहीं कहा जाता। हाँ, हाँ, बिल्कुल भोपाल सही हमारी बात। जो है, भोपाल जो है वो मोह नगरी है। मैं इसको ऐसा मानता हूँ, भोपाल मोह मोह माया। नगरी है। हाँ, भोपाल में जो भी कोई कदम रखता है तो भोपाल उसे अपना बना लेता है, तो वो उसका उससे मोह हो जाता है। और जब वो मुंबई आता है तो हाँ। कई तरह की माया उसको नजर आती है, क्या बात है। अच्छी बुरी जैसी भी है, ज्यादातर अच्छी ही नजर आती है। तो ये एक माया जो है ये ऊपर वाले का खेल है, हम्म, इसलिए इसे माया नगरी कहा जाता है। मुम्बा देवी के नाम पर बना मुंबई शहर, अंग्रेजों ने हम्म, इसको बॉम्बे कहा था। और आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे का जो एरिया है उसे हम्म, मुंबई के जो प्रॉपर लोग हैं वो उसे उस एरिया को आज भी बॉम्बे ही कहते हैं। हाँ, मुझसे कई सही बात। लोगों ने बोला कि भाई हम बॉम्बे जा रहे हैं। मैंने कहा बॉम्बे में तो हम है ही, बॉम्बे कहाँ जा रहे हाँ। हो? अरे भाई बॉम्बे उधर अपना कोलाबा। मैंने कहा अच्छा कोलाबा जाने का है, मुंबा देवी मंदिर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो ये कौन सारी कौन से चीजें हैं सर। कौन कौन से नाटक याद करोगे भोपाल के? मैं तो यही सोचता हूँ कि तुम गजमोक्ष के हीरो रहे, या वो गजमोक्ष तुम्हारे बगैर कैसे हुआ करेगा। सर ये तो मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। गजमोक्ष तो मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि 2001 में मैंने रंगकर्म का अपना सफर शुरू किया। उससे पहले स्कूल में ही और अपने चाचा के साथ, मेरे चाचा माइम आर्टिस्ट हैं,
और पेशे से बीएसएनएल में सीनियर अकाउंटेंट हो गए थे, प्यून से लेकर तो अकाउंटेंट हो गए थे। और अभी जी। बीएसएनएल जब बंद हुई तो वो रिटायरमेंट उनका हो गया। हम्म। तो उन्हीं को देखकर मैंने माइम करना शुरू में स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैं मोनो एक्टिंग करता था अपने चाचा के साथ, और फिर मैंने कई सारे माइम प्रोग्राम वगैरह किए। विलास जानवे जी से मुलाकात हुई, निरंजन गोस्वामी जी से हुई, मनोज हाँ नायर जी हाँ से मुलाकात हुई। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। तो थिएटर में अब एकदम से तो मुझे काम मिलेगा नहीं, हम्म। तो धीरे धीरे बैक स्टेज करना स्टार्ट किया। फिर छोटे छोटे रोल मिले। फिर 2013-14 में जब या शायद 11-12 में, मुझे सन याद नहीं है, जब गजमोक्ष में चच्चा ने मुझे इतना बड़ा कैरेक्टर दिया, एक टाइटल कैरेक्टर, टाइटल रोल, हम्म। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट रहा। और ये अचीवमेंट तो कभी ना पाने वाला है। थिएटर में, रंगमंच में हर एक पड़ाव, हर एक अनुभव मेरे लिए एक अचीवमेंट जैसा ही है। इसके अलावा लोकेंद्र त्रिवेदी सर का वो शो अमृत मध्य प्रदेश, विराट महाबली बुंदेला, हाँ नृत्य हाँ नाटिका, हाँ वो भी एक बहुत बड़ा अनुभव मेरे लिए रहा। क्योंकि उस वक्त मैं ऑन स्टेज भी काम कर रहा था और बैक स्टेज के तमाम काम संभाल रहा था। हाँ हाँ हाँ। सब लोगों को जनजाति संग्रहालय में सुबह 6 बजे से 7 बजे से रिहर्सल स्टार्ट होती थी, कड़ाके कड़ाके की ठंड, और उसमें भी बरसात, हाँ जनवरी का बारिश। महीना, 12 जनवरी से लेकर तो 26 जनवरी तक, सुबह 26 जनवरी की सुबह तक रिहर्सल्स होती थी और शाम को 26 जनवरी को शो। शो होता था। तो उस बीच में जितने भी हम जद्दोजहद से होकर गुजरे हैं, वो सारे, ये तमाम अनुभव जिंदगी भर याद रहने वाले हैं। गजमोक्ष हो गया, या अपना मृच्छकटिकम नाटक हो गया जिसमें मैंने शकार की भूमिका निभाई थी, और एंड गेम, और बहुत सारे प्ले हैं, त्रिकर्षी के भी बहुत सारे नाटक हैं, गगन दमामा बाज्यो, कई सारे शोज, मांगीलाल शर्मा जी के, घासीराम कोतवाल। हाँ आपने उनके साथ भी तो काम किया था, इरफान भाई के साथ। इरफान, उन्हीं का नाम अभी मैं ले रहा था। हाँ उनके साथ मेरी एक अलग ही उनके साथ अनुभव रहा है। 2008 से लेकर तो अब तक, उनके जाने तक, और आगे भी रहेंगे वो मेरे दिलों में, मेरे दिल में, हर एक के दिलों में। बहुत जिद्दा दिल उनके आदमी साथ थे, एक बहुत अच्छा खासा अनुभव दिलों रहा। हाँ, बहुत अच्छे इंसान थे। और उनकी सर एक खासियत ये थी कि वो एक साधारण से नाटक की असाधारण प्रस्तुति देते थे। हाँ मैंने उनके साथ एक बच्चों का नाटक फीस किया था। फीस एक बच्चों का नाटक है, बड़े भी कर सकते हैं उसको, मॉडल स्कूल के बच्चों को लेकर उन्होंने तैयार किया था। शुरुआत में रिहर्सल में ऐसा लग रहा था क्या पता शो कैसा रहेगा, क्या रहेगा। खैर, हम तो अपने बैकस्टेज के कामों में व्यस्त थे। लेकिन जब वो नाटक हुआ तो जो दर्शकों ने जो जवाब दिया है, वो कुछ और ही था। कई सारे नाटक किए सर मैंने उनके। 1857 की क्रांति नायक तात्या टोपे, उनके कई नाटकों में से एक फेमस नाटक है। उसके कई शो हम लोगों ने किए। शिवपुरी में 2 बार शो किया, रतलाम में शो किया, भोपाल में शो किए। फिर एक हिस्सू घासी करके उन्होंने एक दलित के ऊपर वो नाटक किया था। और फिर उसके बाद कई सारे नुक्कड़ नाटक किए उनके साथ। पहली बार टीवी पर काम मुझे जो मिला है वो इरफान सौरभ सर के जरिए ही मिला है। उस वक्त वो कल्याणी में काम करते थे, और कल्याणी में हर किसी विषय पर, छोटे छोटे जो भी विषय हैं, कैंसर, एड्स या मलेरिया, इन सब के ऊपर हफ्ते में 1 या 2 बार जो है नुक्कड़ नाटक प्रदर्शित किया जाता था, वो टेलीकास्ट किया जाता था। तो उस वक्त जो है इरफान सर ने मुझे, और भी हमारे साथी कलाकार हैं, उन सबको लेकर हम लोग जाते थे गांव में शूट पे, और वहां शूट करके आते थे। आशीष खरे सर दूरदर्शन में थे, अब शायद रिटायर्ड हो गए होंगे, वो पूरा शूट करते थे। हाँ हाँ, वो पूरा उस वक्त आशीष हमारे दोस्त हैं, मनोज खरे उनके छोटे भाई हैं, तो अभी तो अच्छा, मुझसे भी छोटे हैं वहाँ। जी जी। तो ये तमाम लोग, ये तमाम हस्तियां, ये तमाम बड़े सीनियर लोग मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं बचपन से लेकर अभी तक एक भी यादें या बातें नहीं भूला हूं, तो फिर मैं इन्हें कैसे भूल जाऊंगा। चंद्रहास के बारे में बताओ। आप शायद उनके साथ भी काम किया है आपने सर।
माफी चाहूंगा, आंखों में कुछ चला गया था 1 घंटे पहले, इसलिए बार बार मिचमिच हो रही है। अच्छा। हाँ। तो चंद्रास भैया के बारे में ये है कि सर, उनके रहते मैंने उनके साथ काम नहीं कर पाया। अच्छा। कुछ लोग, कुछ हस्तियां रंगमंच की ऐसी हैं जिनके रहते मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया। मेरी बहुत इच्छा थी। कहीं ना कहीं उसमें, कहीं ना कहीं आप व्यस्तताओं को ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं 2-3 रेपर्टरीज से जुड़ा हुआ था। हम्म। चच्चा के साथ था, मांगीलाल शर्मा जी के साथ था उनकी रेपर्टरी हाँ। में, इरफान सर के हाँ। साथ अलग काम कर रहा था, हाँ। और भी लोगों के साथ था। मेरा अपना खुद का भी, मैं प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा था नाटक की। तो उस हम्म। जद्दोजहद में मैं उनके साथ काम करने की जो मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा थी, एक वो उसको मैं पूरी नहीं कर पाया। लेकिन वो एक अद्भुत अभिनेता, एक अद्भुत कलाकार थे। हम्म। ये तो उन्होंने गोपाल दादा के शो बलि शंभू में दिखाई दिया था। इसके अलावा वो उनका एक, वो शो काफी फेमस रहा है, बंटी भैया, अनूप जोशी बंटी भैया का जो नाटक है प्लीज मत जाओ। हाँ, वो तो अद्भुत वो, नाटक थी, सही। हाँ, ये तो, वो मेरी नजर में तो बहुत अद्भुत कलाकार थे। अब पता नहीं ऊपर वाला ऐसे कलाकारों को क्यों विराम दे देता है, मुझे समझ में नहीं आता सर। भोपाल के बहुत सारे तमाम कलाकार एक अपनी उम्र पूरी करने से पहले हाँ, बहुत सारे मैं, प्रतिभाशाली रंगकर्मी अचानक से जो हमारे बीच से गए, उससे भोपाल के रंगमंच को बड़ी क्षतियां हुई। चंद्रहास हाँ, उनमें से एक है निश्चित रूप से। और उनका चंद्रास तो, चंद्रास भैया और रिजवान अली, रिजवान अली जी हाँ। उनसे भी पहले गए। उसके अलावा तारिक भाई चले गए। हाँ, इरफान इरफान और तो, इरफान को जैसे मैंने कभी, मतलब बहुत वर्षों से हमारा अपना संबंध रहा है, हमेशा एकदम ऊर्जा से भरे हुए, और हमेशा हंसते खिलखिलाते बात करते हुए। एक रत्ती भर का तनाव उस आदमी के साथ मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं। इंग्लिश, और मुझे हिंदी। हाँ जी सर। इंग्लिश, हिंदी, बंगला। बंगाली और अपना बुंदेली, उर्दू भाषा हाँ, के सब। धनी। चच्चा चच्चा ने वो बस इतना सा ख्वाब है जो नाटक किया था, वो ऑल टाइम ग्रेट था उनका। ऑल टाइम ग्रेट था सर। वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बस इतना था ख्वाबे के लिए। पहली कास्टिंग दिनेश राय जी की थी, दिन्नू दिन्नू काका जिसे जिन्हें दीनू कहते भाई, हैं। दीनू भैया, हाँ। हाँ, मैंने उनसे पूछा था चच्चा, तो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले उन्होंने उन्हीं को ऑफर किया था वो कैरेक्टर, सदानंद का। हाँ। हाँ। उसके हाँ। बाद फिर उन्होंने इरफान सर को ऑफर किया, और फिर वो कहते हैं ना सर कि जो जैसे इंडस्ट्री में भी जो पहली फिल्म आती है, फर्स्ट पार्ट, वो हाँ। कुछ हाँ, और ही निकलता है। तो एक मतलब जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। सही बात। अभी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बड़े एक्टर हैं, संदीप आनंद। ये भी चच्चा के हाँ, शिष्य रहे, आप जानते होंगे। एफआईआर में बिल्कुल। इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और अच्छा, अच्छा। एफआईआर सीरियल जो आता था, तो उज्जैन के ही, मध्य हम्म। प्रदेश के बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं। अच्छा अभी कुछ दिनों पहले इस कार्यक्रम में आए, वो भी ज्वाइन हुए, संदीप आनंद। सर, आपको सादर प्रणाम, विनम्र संदीप भाई, ये निवेदन, विनम्र नमन, शत शत नमन। संदीप भाई ये प्रखर सक्सेना है, बहुत अच्छे कलाकार भोपाल से, और इस समय मुंबई में बहुत कुछ काम हम कर रहे हैं, वेब सीरीज में भी और सिनेमा में भी। तो अच्छा, ये बताओ, बम्बई कोई ऑफर आ गया था या सीधे पहुंच गए थे कि अब कुछ करना है? सर एक्चुअल में क्या है कि जब मुझे थिएटर करते हुए लगभग, मैं 2001 से, जैसे ही 2012 हुआ, 12, हम्म। तो उस वक्त जो है घर परिवार से, समाज से, दोस्तों से और भी लोगों से एक दबाव बनना शुरू हो गया था कि भाई तू अब कब तक करेगा ये, हम्म। कुछ ऐसा काम कर जिससे 4 पैसा आए। हाँ। मैंने कहा भाई मेरे लिए पैसा ये है कि मैं मंच पे उतरता हूं, अपने अनुभव साझा करता हूं, वहां से एक अपने अनुभव लेता हूं, दर्शक अपना जवाब।
माफी चाहूंगा सर। हाँ तो कुछ एक जब ये दबाव बनने लगा, हाँ, एक जब ये दबाव बनने लगा तो फिर एक टाइम मेरे भी ख्याल में आया कि कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगं ने मुझे कहा कि तू बंबई निकल, तेरी हाइट अच्छी है, तेरा लुक अच्छा है, तेरा ये सारी चीजें। हालांकि पहले ऐसा लुक नहीं था। तो शोएब तूने आपके बहुत दोस्त काम है, कर लिया ना। हाँ शोएब जी अली जी, खान आपके शोएब मेरा दोस्त दोस्त है, और कह रहे हैं भोपाल में हाँ, थोड़े फोकट मेरे सही। मजे ले रहा है, मजाक कर। हाँ, भोपाल। ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं, और हम लोग दोनों हाँ, एक दूसरे के ऐसे ही मजे लेते रहते हैं। तो खैर, अच्छा है, तो ऐसे अच्छे मित्र हाँ होना चाहिए। जी बिल्कुल। और तो उसके बाद 2017 मार्च में जब बंबई निकला, फाइनली मैंने, कई लोगों ने जब दबाव डाला, मैं पहले, हाँ मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी सर। मेरी इच्छा यही थी कि मैं रंगमंच से जुड़ा रहूं और वही करता रहूं। मैं एक नौकरी पकड़ूं 10 से 12 की, 10 से 5 की, या 9 से 6 की, हाँ हाँ हाँ। और शाम को आके थिएटर करूं। लेकिन हम्म, फाइनली पूरा एक वो दबाव बनने के बाद मैंने भी अपनी तरफ से ये डिसाइड किया, और एक टाइम पीरियड रखा। लोग कहते हैं कि भाई टाइम लेकर मत जाओ, अगर आपको जाना है तो फिर आप फाइनली जाओ। लेकिन मैंने एक हाँ टाइम पीरियड रखा कि मुझे अगर कम से कम 3 साल, क्योंकि मैं एक उम्र, मैं असल में सर सोचता बहुत ज्यादा हूं। हाँ हाँ। तो मैं एक उम्र को लेकर चल रहा था कि भाई, उस वक्त मैं 26 या 27 साल का था, 28 का था हम्म, शायद, कि भाई 3 साल मुझे मुंबई में देने हैं। 3 साल में अगर मुझे कुछ अच्छे आसार नहीं दिखाई दिए, हाँ। तो फिर मैं जो है वापस भोपाल की ओर रुख करूंगा, और नौकरी करूंगा और थिएटर करूंगा। हम्म, और यहाँ आने से पहले केपीएम कॉलेज में, जहाँ सुदेशना ने भी इंटरव्यू दिया था, मैंने भी इंटरव्यू दिया था, और मुझे सुदेशना को भी ऑफर आ चुका था, और मुझे भी ऑफर आ हाँ चुका था नौकरी के लिए। हाँ 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 हाँ, लेकिन वो नौकरी मैंने की नहीं, और उनको बोला कि सर आप 3 साल रुक जाइए, अगर कुछ अच्छा होता है तो ठीक, नहीं तो मैं आकर नौकरी करूंगा। और हाँ। फिर मैं मुंबई निकल गया था उस वक्त। तो यहाँ सर, यहाँ काफी ऑडिशंस वगैरह यहाँ पर देने पड़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर प्रोडक्शन हाउसेस बने हुए हैं। सीरियल के प्रोडक्शन हाउसेस अलग बने हैं, फिल्म के अलग बने हैं, वेब सीरीज के भी बने हुए हैं। वेब सीरीज के जो हाँ प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो फिल्म के भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं। और उन हाँ तमाम प्रोडक्शन हाउसेस में जो है कास्टिंग एजेंसीज बनी हुई है, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो कमीशन भी लेते हैं और काम भी देते हैं। और हाँ बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स कमीशन नहीं लेते हैं, जो कोऑर्डिनेटर है वो कमीशन लेते हैं। हाँ, जो तो इन मध्यस्थ होते हैं। तमाम, हाँ, यस यस, तो हम्म, इन तमाम प्रोडक्शन हाउसेस में, कास्टिंग एजेंसीज में मैंने पूरा खंगाला, मुंबई में कहाँ कहाँ पर है। ज्यादातर हम्म, अंधेरी वेस्ट में है, बांद्रा में है, जुहू साइड भी है। और हम्म, मतलब ये बांद्रा से लेकर तो मलाड तक, यहां तक हाँ जितने भी प्रोडक्शन हाउस है वेस्ट में और ईस्ट में, वो हाँ तमाम प्रोडक्शन हाउस जेन्युइन है। हाँ। तो इन तमाम प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशंस दिए, फिर धीरे धीरे एक ऑडिशन से कहीं ना कहीं से फोन आया। और फर्स्ट काम मुझे जो मिला था, वो एक एड का था, एक एडवर्टाइजमेंट था। हाँ, और पहला पहले फोन। उसके लिए गोविंद, हाँ, गोविंदा जी फाइनल थे पहले उसके लिए, और फिर बाद में सुनील ग्रोवर जी जो हास्य कलाकार हैं उनको लिया गया। हाँ हाँ, और वो एक रिंग आउट क्रीम का एड था, खुजली वाली क्रीम जो आती है। यार, कल मैंने उसको देखा था, तुमने लिखा था तो फिर मैं यूट्यूब पे जाके देखा उसको। हाँ हाँ, उसमें जो है मैं पीछे साइड कहीं बैठा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन मैं भूल उन्होंने गया था। मुझे, हाँ, उन्होंने मुझे स्क्रीन पर लिया क्योंकि मेरे एक्सप्रेशन सही जा रहे थे। उन्होंने मुझे, डायरेक्टर ने और प्रोडक्शन जो एडीज ने मुझे बोला भी कि आपके एक्सप्रेशन काफी अच्छे थे, इसलिए हमने आपको रखा है। तो उस वक्त की भी एक कहानी है। सुनील ग्रोवर जी आए थे, और मैं जो अपने बाल बाल खोल के, कव्वालियों की जरूरत थी तो कव्वालियों में मैं बैठा हुआ था। हालांकि हम 8 लोग फाइनल हुए थे उस एड के लिए। तो लेकिन सर, हुआ यह था, आप दिख नहीं रहे हो कुछ मिनट से, तो सब साथी कह रहे हैं कि कुछ देखो नेटवर्क में क्या हो रहा है। आवाज तो बराबर आ रही है, पर देख क्या नहीं मैं पा दिख रहे रहा हैं। हूं आपको? नहीं, अभी नहीं दिख रहे हो। ये सब सोए, वो सब ने लिखा है, वी कांट वॉच यू। आप मुझे बराबर दिख रहे हैं। हाँ, पर ये यहाँ कुछ नेटवर्क धीमा है आपकी तरफ से। आवाज तो आ रही है सर बहुत यहाँ, बढ़िया साफ। यहाँ यहाँ क्या फुल नेटवर्क है? क्योंकि मैं जिस एरिया में पहले था, वहां नेटवर्क हाँ की बड़ी प्रॉब्लम थी, और अब यहाँ जो है फुल नेटवर्क है।
तो पता नहीं, उसके बाद भी हो सकता है बीच में किसी का फोन आ रहा हो, तो इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। शायद अभी मैं आ जाऊंगा फिर से, थोड़ा मोबाइल इधर उधर करता हूँ। हाँ, ये सक्सेना जी भी देखो कह रहे हैं कि दिख नहीं रहे हो। हम्म। आप मुझे बराबर दिख रहे हैं, मैं भी खुद अपने आप को दिख रहा हूँ। हाँ, वो और टेक्स्ट में देखो, ये सबके ये लोग कह रहे हैं कि दिखती है। भास्कर, मनीषा, शोएब कह रहे हैं कि यू आर नॉट विजुअल। आप दिखे हो? हाँ हाँ हाँ, आ गया आ गया। हाँ, वो मैंने उसको वापस से पूरा बंद करके और फिर चालू किया है। खैर, तो हाँ हमारी बात यहाँ थी कि सर मैंने तमाम प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशंस वगैरह दिए, जैसे हर एक आर्टिस्ट को करना चाहिए। हाँ और हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम मिलता गया, फिर सीरियल का काम मिला, वो एड का आपको बताया था। उसके बाद धीरे धीरे और भी सीरियल्स मिले, टीवी सीरियल्स। उसमें मैं हम्म 1-2 डेज के काम करता था, 1 दिन के, 2 दिन के, छोटे छोटे कैरेक्टर वगैरह। हम्म। और फिर वो धीरे धीरे और अच्छे कैरेक्टर्स मिलने लगे, क्योंकि क्या होता है कि आर्टिस्ट जब सेट पर जाता है काम करने के लिए हम्म और वो अच्छा काम करता है, हम्म। तो उसकी खबर प्रोडक्शन हाउस में पहुंच जाती है हाँ और पता चल जाता है कि हाँ भाई ये एक अच्छा एक्टर है। अब वो जो है उसे आगे तक याद रखते हैं, और कभी ना कभी जब बड़ा काम निकलता है। हाँ, अलादीन नाम तो सुना होगा, अभी लॉकडाउन की वजह से हाँ। रुक गया था उसकी शूटिंग। और उससे उसके बाद उससे अभी लगातार अभी फिर काम से किया ना? उसमें मैंने लगातार काम किया, 9 महीने काम किया। और हम्म आगे भी काम करता, लेकिन एक फिल्म मुझे मिल चुकी थी अलादीन के भी पहले, लेकिन उसके हम्म स्केड्यूल के कारण जो है वो उसका शूट आगे बढ़ता गया, तो मैंने अलादीन ज्वाइन कर लिया। हम्म। क्योंकि सर यहाँ सरवाइव करने के लिए चाहिए, हाँ हाँ, बिल्कुल हर दिन तो चाहिए। वो इसलिए तो मैंने वो किसी ये भी दिन इसलिए मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि भाई सीरियल नहीं करूंगा या फिल्म ही करूंगा, ये तमाम काम जो भी है। और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो इसलिए फिर ये 9 महीने के बाद 10वें महीने से जो है वो फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। और फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं अलादीन को और फिल्म को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो हाँ भले हाँ। ही उस महीने में मेरा 4-5 दिन का शूट था फिल्म का, और उसके बाद फिर 5 महीने का गैप था। तो वो हम्म 4-5 दिन के शूट में भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता सर, एक साथ दो दो, अगर आप 2 सीरियल एक साथ कर रहे हैं तो वो मैनेज हो सकता है, या वेब सीरीज में भी हम्म मैनेज हुआ है। जब मैंने चॉपस्टिक्स की शूटिंग कर रहा था उस वक्त भी मैंने अलादीन का शूट किया, और मैंने सुबह 6 बजे से लेकर तो शाम 4 बजे तक चॉपस्टिक्स का शूट किया। फिर उसके बाद शाम 6 बजे से 2 2 घंटे में मैंने वहां से ट्रेवल किया, लोकल ट्रेन पकड़ी, और सीधा मैं फिल्म गोरेगांव ईस्ट में आया। वहां से बस पकड़ हम्म के या ऑटो पकड़ के मैं फिल्म सिटी गया, और फिर वहां मैंने अलादीन का शूट ज्वाइन किया। और फिर उसके हम्म। बाद रात भर अलादीन का शूट चला, और रात में ही मेरे पास अचानक से एक और टीवी शो के लिए फोन आ गया था। उनको पता चला होगा कि ये अच्छा एक्टर है, तो फिर उन्होंने जो है मुझे अगले दिन उनका, वो एक माइथोलॉजिकल शो था, और उनका जो दैत्य सम्राट था वो किसी वजह से उसने मना कर दिया था। हम्म। तो उसके लिए फिर मुझे रात में 4 बजे फोन किया गया, और मैं जैसे ही अलादीन के शूट से फ्री हुआ तो सुबह 6 बजे मैं वहां से सीधा मीरा रोड निकल गया। मीरा रोड में वो शूट था। वाह। फिर दिन भर शूट चला, और रात को फ्री होके मैं बहुत बुरी हालत में था, ऐसे ऐसे लहरा रहा था, क्योंकि सोया बिल्कुल नहीं था 2 दिन से, तो ऐसे हालात हो हाँ गए थे। हाँ। तो ऐसे सर, ऐसे ही धीरे धीरे जो है ऑडिशन देकर, और कुछ लोग ऑडिशन ऑडिशन हम लोगों को यहाँ मोबाइल पे बनाना भी पड़ता है, मोबाइल पे बनाकर तमाम जितने भी लोग आ रहे हैं, कमेंट्स जो कर रहे हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। थैंक्स सुरेश जी अलॉट टू ने यू लिखा है, ऑल। शीलू ताई जी भी आशीर्वाद दे रही हैं। हाँ, ये सब और मेरे तमाम लोग मेरे रिश्तेदार हैं। खैर, हम सर अपनी और नर्स बातों पर आते हैं। हाँ, नरसिंहगढ़ की भी बात आई। नरसिंहगढ़ के जी, लोग भी आपको याद कर। हाँ हाँ, नरसिंहगढ़ सर, नरसिंहगढ़ में मैंने एक 2013 में मैंने एक प्ले उठाया था।
और वो अच्छा, नरसिंहगढ़ के युवा राजकुमार कुंवर चैन सिंह जी पर आधारित था। शोएब को भी थैंक्स बोलो अलग से। हाँ, कुंवर कुंवर उस पर आप ध्यान मत दीजिए सर, वो हम उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम अपनी बात करते हैं, नहीं तो हम उसी में उलझते रह जाएंगे। हाँ हाँ, बोलो। तो उस वक्त जो है 2013 में मैंने वो प्ले किया था, और वो हिस्टोरिकल प्ले था जो मैंने खुद लिखा भी था। हम्म। और सूर्य नारायण प्रलयंकर ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और मेरे दूर के रिश्तेदारी में भी आते हैं। और अच्छा। उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक छोटी सी, जिसमें कुंवर चैन सिंह जी के बारे में था। उनकी कहानी को, उनकी कविताओं को देखकर मैंने उसमें हाँ। जानकारी अर्जित की, और फिर और भी लोगों से मैंने पूछताछ की, रिसर्च किया उस पे। और उस हम्म। रिसर्च को करने के बाद 6 महीने में मैंने एक स्क्रिप्ट कंप्लीट की, खुद लिखी। अच्छा। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद मैंने तमाम टीम वगैरह बनाना, फिर रिहर्सल करना, ये सारी चीजें। 30 लोगों की उसमें वो टीम थी मेरी। और नरसिंहगढ़ महोत्सव में मैंने जो आखिरी जो नरसिंहगढ़ महोत्सव हुआ था अभी 2013 में, हाँ 13 या 14 में हुआ था, वो आखिरी था, उसके बाद नहीं हुआ। उसी में मैंने हाँ। अपने हाँ। नाटक की मुझे प्रस्तुति देने के लिए बुलाया था। जब मैंने उनको बताया कि मैंने कुंवर चैन सिंह जी पर नाटक बनाया है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं अपनी पूरी टीम लेकर यहाँ से गया। टीम में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े थे। तो ये पूरे जो है नरसिंहगढ़ के लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ये तमाम वहीं के लोग हैं, और मेरे रिश्तेदार हैं उनमें से कई। हाँ। बहुत। खैर, बम्बई में ये इतना सब लगातार काम करते हुए कोई क्षण, कोई निराशा या कोई परेशानी आई, या एनर्जी बनी रही लगातार? सर मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई इंसान जो कलाकार है या अभिनेता है, वो एक तमाम अनुभवों को लेकर अगर समुद्र में कूदेगा, तो उसे उतनी परेशानियां नहीं आएंगी हम्म। जितनी वो बगैर अनुभव के कूदेगा। हम्म। आज जैसे मैंने पहले भी कहा, आज रंगमंच हर जगह पर सक्रिय है। तो मैं हर एक युवाओं को कहना चाहूंगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, या वो युवा जो 4-5 सालों से रंगमंच कर रहे हैं और उनका ऐसा प्लान है कि वो रंगमंच के जरिए आगे सिनेमा में जाएंगे, हम्म। तो उन तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप थिएटर करें, और थिएटर को तरीके से करें, एक समय दें। हर एक चीज एक समय मांगता है। हाँ। हर एक विषय में गहराई है, असीम गहराई है। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल। तालाब अगर वो युवा या कोई भी हो जो इस फील्ड में आना चाहता है, एक मुकाम पाना चाहता है, तो उनसे मेरा यही कहना है कि आप कुओं में, खेतों में जो होदियां होती है, उन होदियों में, नालों में, तालाबों में, बड़े तालाबों में, झील में, बड़ी झील में, नदी में, बड़ी नदी में, महानदियों में गोते लगाएं, दूर तक लगाएं। जब आप उसमें सफल हो जाएं, तो फिर आप समुद्र में कूदे, क्योंकि उसका पानी खारा है, और कई मछलियां भी हैं जो आपको नीचे खींचेंगी। तो जब आप इनमें गोते लगा के आप समुद्र में कूदेंगे, तो उतनी फिर आपको तकलीफें नहीं होती हैं। फिर कुछ ही समय में इंसान वहां तैरना सीख जाता है। तो उतनी परेशानियां मुझे वहां पर नहीं आई। यह है कि मुझे यहाँ के काम को समझना पड़ा कि यहाँ क्या काम चलता है, क्योंकि थिएटर में अभिनय करना और सिनेमा में या टीवी में अभिनय करना, इनमें काफी फर्क हो जाता है। उतना ज्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा फर्क रहता है, लेकिन रहता है। हाँ तो हाँ। यहाँ के काम को समझना पड़ता है। वो समझा और काम किया, कोई परेशानी नहीं आई। बाकी तो सर तकलीफें तो हर एक के साथ हैं। कहीं पैसे खत्म हो जाना, या कहीं ऑडिशन बंद रहना। कई बार ऑडिशन में मुझे नॉट फिट किया गया। कई बार मेरे लायक ऑडिशन हुए ही नहीं, क्योंकि मेरा लुक ऐसा है कि उसमें, इस लुक के लिए साल में 3 से 4 बार ऑडिशंस होते हैं। हाँ हाँ। जो अच्छे ऑडिशंस होते हैं इस फिल्म के या एड के हाँ या हाँ। टीवी शो के। तो कई बार ऐसी दिक्कतें आई जहां थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन थोड़ा हावी होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहीं मैं फिर थोड़ा सा मौन हुआ, आंख बंद करके मैंने 5 बार सांस ली और छोड़ी। ऊपर वाले को याद किया, अपने बीते दिनों को याद किया, और अपने एम को याद किया, और फिर आगे बढ़े।
तो यही हर एक को करना चाहिए। हर एक आपको युवाओं से मेरा यही कहना है। आपको वहां पर बहुत अच्छे अच्छे काम बाद में मिलना शुरू हुए, और यह तो एक खुशी की बात है कि दो बड़े बैनर की दो ऐसी फिल्मों में काम कर रहे हो जिनकी आपकी हाँ अच्छी सर, खासी चर्चा है। दूसरे बैनर की फिल्म के लिए मुझे अभी केवल बोला गया है कि मैं फाइनल हूं। बाकी अभी उनकी तरफ से आगे अभी कोई जवाब आया नहीं है, क्योंकि शायद अभी उस फिल्म के स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है। क्योंकि वो बड़ा वर्क है ना, इसलिए। हाँ हाँ, वो बहुत बड़ा वर्क है। और दूसरी बात, अभी ये कोरोना टाइम भी आ गया है, तो वैसे भी उस फिल्म की हाँ। शूटिंग अगले साल स्टार्ट होनी थी 2020 में। और अब तो ये कोरोना हम्म। टाइम आ गया है, तो मेरे ख्याल से अब तो और लंबा टाइम बढ़ गया है। तो फिलहाल मैं तो उस फिल्म के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी अभी ये पहली फिल्म जो है, ये अभी एक हम्म, पीक पर है। बिल्कुल। इसमें हमारे भोपाल के एक दो लोग और काम किए हुए हैं, शायद कर रहे। हाँ, भोपाल से राम भाई ने काम किया है। रामचंद्र, हाँ, हाँ, रामचंद्र भैया बता रहे थे मुझे कि रामचंद्र जी ने काम किया है। वो मुझे मुंबई में शमशेरा उस फिल्म के सेट पर भी मिले थे। हाँ। हाँ, वो लुक टेस्ट के लिए आए थे और उस वक्त मैं वहां शूट कर रहा था, और वो मुझे मिले थे। हम दोनों में बातचीत भी हुई और काफी अच्छा लगा। क्योंकि सर, एक तो यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई अपने शहर का टकराता है, तो चाहे वो बिल्कुल अपना बिल्कुल। दोस्त हो या दोस्त ना रहा हो, हाँ, मैं उसे गले लगा लेता हूँ। ये तो है। ये तो परदेश काफी में ये बातें सब हुई। बातें। हाँ, जितनी बातें वहां भोपाल में रंगमंच में रहते नहीं हो पाई, उससे ज्यादा बातें हमने वहां वेनिटी वैन में अंदर बैठे बैठे करी। और नहीं, उन्होंने वैसे अपना लुक एक बात टेस्ट है, दिया और फिर वो। हाँ हाँ। रामचंद्र भाई की मैं बड़ी कद्र करता हूँ। वो भी कमिटेड है, मतलब थिएटर के लिए एक सूत्री जी। कार्यक्रम, जी जान एक कर देने वाला। इतने उनका सालों से जैसे मैं। हाँ, उनका बेंगलोर में शो होने वाला था, और वो उनको अगले दिन ही निकलना था, तो उन्होंने तुरंत लुक टेस्ट देके अगले दिन की उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली। हाँ। और मुझे कहीं नहीं जाना था, इसलिए मैं केवल वहां मैंने शूट किया और अगले दिन सीधे ऑटो पकड़ के घर। कमाल। अच्छा, ये जो इधर बम्बई में रहते हुए बम्बई के वातावरण में जो कुछ अच्छे बुरे घटनाक्रम हुए, इन्होंने कितना प्रभावित किया तुमको? कुछ घटनाक्रम से आपका क्या संबंध है? मैं जैसे, एक तो ये कि अब जो कुछ स्वाभाविक रूप से जो कुछ बड़े कलाकारों का एक हमारे पूरे सीन से चले जाना, वो एक अलग बात है। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। फिर एक दुर्घटना होना, और फिर उस दुर्घटना से जो अचानक से पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री जो हमेशा इस बात को लेकर जानी जाती थी कि हमारे यहाँ सब जी गंगा जमनी संस्कृति, हम लोग बड़े मिलजुल के रहते हैं, बहुत सौहार्द है आपस में, प्रेम जी। भाईचारा, वो सबके सब मतलब तलवार भांजने लगे, और शब्दों और वाचिक परंपरा से वो इतना ज्यादा आगे निकल गए कि उनके मतलब कुतर्क का खजाना खत्म ही नहीं हो रहा सर, इस हमारे मुद्दे पर मैं, हाँ, मैं समझ गया सर आपकी बात को। आप पहले अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। मतलब ना हमारे चैनलों को चैन है, ना उनको चैन है। तो ऐसा लगता है कि पूरे मतलब आम आदमी को पता नहीं ये सब संसार, इस संसार के लोग क्या समझते हैं, कैसे वो सबको डील करते हैं, क्या सुनाना दिखाना चाहते हैं। यस यस। और ये सर, ये एक जितना शब्द भी। चला अभी, इ- इन दिनों अभी कुछ बड़े अजीब अजीब से शब्द मैंने सुने। जैसे कोरोना आया तो एक वो मैंने सुना, मैं बड़ा गड़बड़ कर देता हूँ, तो अंग्रेजी में वैसे भी जीरो हूँ। तुमने जब नेपोटिज्म बोला तो मैंने तुरंत ढूंढा कि इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो आया भाई भाई भतीजा बताइए वाद। ऐसे ही कोरोना में सर, सैनिटाइज याद मैंने करने बहुत दिन लग गया मुझे, फिर क्वारंटाइन याद करने में बहुत दिन लग गया। ये सब एक अजीब सा दिमाग में चक्र चलता रहता है। ये क्या बिल्कुल झंझट है। बिल्कुल सर। सर, ये असल में मेरा मानना है सर। मतलब मैं इस पर किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी पर मैं कोई हाँ आरोप नहीं हाँ, लगा हम रहा हूँ। ऐसे ये नहीं। हर एक इंसान अपने विचार प्रकट करता है, और उसको अपने विचार प्रकट करने का हक है और होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि जैसे एक तो गीतकार नीरज ने भी एक बात कविता में कही थी कि जी। उन्होंने की थी, और शायद बशीर बद्र ने भी, कि हाँ मतलब
उस लेवल तक ना जाओ कि कभी जीवन में दोबारा मिलो तो आंखें ना मिला सको। बाकी तो ठीक है, जो आप कर रहे हो उसको मतलब कहने सुनने की हमारे लोकतंत्र में इतनी स्वतंत्रता है कि आदमी को होश ही नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है। जी ये था मेरा कुछ। सर, मेरा ये मानना है कि नेपोटिज्म जैसी जैसी भी जो तमाम जो मनगढ़ंत बातें चल रही हैं दुनिया में, मैं अब सर दुनिया को लेकर बोलूंगा। मैं इसमें बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे ऐसे परिचित लोग भी हैं जो इसके ऊपर बोल रहे हैं, तो मैं उनको एक शब्द दूंगा, एक नाम दूंगा, वो है दुनिया। तो दुनिया में जितना भी ये नेपोटिज्म और ये इन सब के बारे में चल रहा है, अभी जो कुछ एक्टर्स ने सुसाइड किया है उसके ऊपर जो चल रहा है, और जो वो प्रोडक्शन हाउसेस को गलत ठहरा रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, इस पर सर मेरे विचार ये हैं, अभी सर आप यहाँ कमेंट में जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों से, और जो इसको पोस्ट को देख रहे हैं, ये जो वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से मेरा ये कहना है तो कि आप लोग ये बिल्कुल ना समझे कि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो उसका पक्ष ले रहा हूं। मैं एक इंसान होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते किसी भी चीज का सपोर्ट करता हूं जिसे मैं चाहता हूं। बात यह है कि ये नेपोटिज्म जैसी कोई चीज नहीं है। होने को तो सब कुछ है और नहीं होने को कुछ भी नहीं है। सर, नेपोटिज्म जैसी जो चीज है, अगर वो है तो वो सबसे पहले हर एक इंसान के घर परिवार में है। अभी 2 मिनट में खत्म करना होगा बात। हाँ सर, बिल्कुल सर, हर एक के घर परिवार में है। हम किसी भी बोलते हैं, मम्मी ने किसी के लिए घर परिवार में कोई किसी का शादी पार्टी है, किसी के लिए कुछ कपड़े खरीदे, बोलते कि मम्मी 200 रुपए का कपड़े, अरे 1500 का खरीदो कम से कम, वो हमारा रिश्तेदार है, हमारे चाचा का लड़का है, मामा का भतीजा है। मम्मी बोलती अरे पागल है क्या, कपड़ा तो 100 रुपए में आता है, हम तो फिर भी 200 में दे रहे हैं। तो ये क्या चीज है? ये नेपोटिज्म है। तो मैं दुनिया से ये कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने घर के नेपोटिज्म को खत्म करें और फिर इंडस्ट्री के बारे में या दुनिया के और दूसरी चीजों के बारे में बोलें। इंडस्ट्री, यशराज, धर्मा, सलमान खान साहब या जो भी लोग हैं, ये बेहद उम्दा लोग हैं। इन्होंने ये बहुत मेहनत करने के बाद अपने के मुकाम पर पहुंचे हैं, और इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस से या मैं जो भी चीजें बनाई है उससे कई लोगों को, हजारों लोगों को काम दिया है सर, हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इसके लिए मैं इन सब लोगों को सलाम करता हूं। अभी लॉकडाउन के टाइम सलमान खान साहब ने कई लोगों की आर्थिक मदद की है, लिफाफे में पैसे रख रख कर पहुंचाए हैं, जो बात खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन मैं जानता हूं। बहुत अच्छे कलाकार लोग हैं ये लोग, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेपोटिज्म जैसी चीज इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं है। मैं इस दुनिया में ये जो बात हो रही है मैं उसकी अवहेलना करता हूं। और ये तमाम सुशांत भाई ने जो काम किया, वो सुशांत भाई बहुत अच्छे एक्टर थे और मैं उनका दिल से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और जो भी सच्चाई है सुशांत भाई अपने साथ ले गए। अब दुनिया अपनी अपनी टीआरपी में लगी है। अगर वो कुछ प्रूफ छोड़ के जाते हैं तो सीबीआई भी कुछ कर पाते हैं। सही कह रहे हैं। यही सर मेरा मानना है कि नेपोटिज्म जैसी कोई चीज नहीं है, और अगर है तो फिर वो सभी जगह है, हर एक के परिवार में भी है। तो पहले आप अपने परिवार के नेपोटिज्म को खत्म करें, उसके बाद दुनिया के बारे में बात करें। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से पार्टी बनना, पक्ष प्रतिपक्ष में शामिल होना और आपस में ही एक दूसरे से हिसाब किताब चूता करना, 20-20 वर्ष पहले की बातें याद करना, इन सबसे संबंधों को बिगाड़ना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। आज वर्तमान में जिस तरह का संकट, एक संकट तो वो जो बीमारी का है, महामारी का है, और एक ये संबंधों का है। बिल्कुल। तो हम ये आशा करते हैं कि अब ये सब जल्दी से दूर हो और ये संसार फिर उसी रास्ते पे आए, सकारात्मकता की तरफ आए। बिल्कुल। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत सारी। बिल्कुल सर, युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करें, मेहनत करने के बाद आप जब सफलता पाएंगे तो उसका मुकाम कुछ और ही होगा।